मैं दीपक कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट सर्विस रूल्स पर। इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में लागू होने वाले सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स के बारे में सरल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से जानकारी देता रहूँगा। आज इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम कवरेज करेंगे एलटीसी रूल्स 1988 एलिजिबिलिटी का। इस वीडियो में आप समझेंगे कि एलटीसी के लिए कौन एलिजिबल होता है, कौन नहीं, और अंत में आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी मददगार होंगे। ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस भी प्रोवाइड करेगा जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद करेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं एलटीसी रूल्स 1988। व्हाट इज़ एलटीसी? एलटीसी क्या होता है? तो एलटीसी इज अ काइंड ऑफ बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर्स। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है। कैसा बेनिफिट? कोई एम्प्लॉय, मान लीजिए एक्स एम्प्लॉय है, वो अपने होम टाउन जाना चाहता है, तो वहाँ के ये एक्स एम्प्लॉय जो है उसका हेडक्वार्टर मान लीजिए कानपुर है, तो कानपुर से उसका होम टाउन बिहार का आने और जाने का खर्चा जो है एम्प्लॉयर पे करेगा एम्प्लॉय को, जो भी उसका जो है आने जाने का खर्चा हुआ हो, थ्रू गवर्नमेंट ऑपरेटेड व्हीकल। गवर्नमेंट ऑपरेटेड व्हीकल्स मतलब गवर्नमेंट ऑपरेटेड बस, गवर्नमेंट ऑपरेटेड एरोप्लेन, गवर्नमेंट ऑपरेटेड ट्रेन या गवर्नमेंट ऑपरेटेड शिप, जहाँ पे भी जो भी एलिजिबिलिटी होगा वहाँ के लिए। ओके। अब एम्प्लॉय एलिजिबिलिटी कब बनती है, एम्प्लॉय की एलिजिबिलिटी कब बनती है एलटीसी के लिए लेने के लिए? तो एन एम्प्लॉय विथ 1 year ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस on the date of journey performed by him or his family member is eligible। यानी जब उस एम्प्लॉय की 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस हो जाती है, कंटिन्यूअस सर्विस, तो वो एलिजिबल हो जाता है। कंटिन्यूअस सर्विस मीन्स विदाउट ब्रेक इन सर्विस। मान लीजिए एक एक्स एम्प्लॉय यहाँ पे अपॉइंट होता है और 1 साल का ड्यूरेशन यहाँ पे एंड होता है, तो इसके बीच में कोई उसका ब्रेक इन सर्विस नहीं होना चाहिए, अनऑथराइज लीव नहीं होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि मिस्टर एक्स जो है अपॉइंट होते हैं यहाँ पे 15 जुलाई 2023 को, तो 1 साल बाद इनकी ड्यू एलिजिबिलिटी कब होगी? 15 जुलाई 2024 को उनकी एलटीसी की एलिजिबिलिटी ड्यू हो जाएगी, वो ले सकते हैं। ओके। अब एलिजिबल एम्प्लॉय कौन कौन होते हैं? तो एलिजिबल एम्प्लॉय होते हैं परमानेंट एंड टेम्परेरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि डेपुटेशन पे आए हुए होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है। कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय जिनका कि कॉन्टैक्ट मोर देन 1 year होता है। ठीक है। और री एम्प्लॉयड पेंशनर्स जिनका कि पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो प्रीवियस सर्विस के कंटिन्यूएशन में होता है, तो ये लोग जो है एलिजिबल एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में आते हैं। अब एक्सक्लूजन फ्रॉम द एलिजिबिलिटी टू गेट एलटीसी, कौन कौन एक्सक्लूड है एलिजिबिलिटी के एलटीसी लेने के लिए? तो कैजुअल और डेली रेटेड एम्प्लॉय जो है वो एक्सक्लूडेड हैं। ओके। और रेलवे सर्वेंट भी एक्सक्लूडेड है, जो सेपरेट जिनके पास रूल्स पास होता है, हु हैव सेपरेट पास रूल्स। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जेम्पशंस हैं रेलवे सर्वेंट के लिए, कि वो रेलवे सर्वेंट जो अपना प्रिविलेज पास जो है अगर सरेंडर कर देते हैं तो दे विल गेट एलटीसी। प्रिविलेज पास उनको जो है सरेंडर करना होता है, तो उनको एलटीसी मिल सकता है। लेकिन उनको एलटीसी जो भी मिलेगा वो ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा। ठीक है। इन द ब्लॉक ऑफ 4 years नो होम टाउन एलटीसी उनको मिलेगा। ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में समझेंगे कि होम टाउन एलटीसी, ऑल इंडिया एलटीसी क्या होता है और इन लिeu ऑफ होम टाउन एलटीसी क्या होता है। If the employee has already availed pass in that year, then LTC will not be allowed in that year। यानी अगर
प्रिविलेज पास जो है रेलवे गवर्नमेंट सर्वेंट ने ऑलरेडी जो है अवेल कर लिया है, तो उस साल एलटीसी नहीं मिलेगा। और इफ़ द बोथ स्पाउसेज आर रेलवे सर्वेंट देन बोथ पास विल बी सरेंडर। तो दोनों लोग को ही पासेस क्या करने पड़ेंगे, सरेंडर करने पड़ेंगे। ओके, अब देखते हैं फैमिली में इंक्लूड्स कौन कौन होता है फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एलटीसी। तो सबसे पहले स्पाउस इंक्लूड होते हैं। स्पाउस मीन्स हस्बैंड और वाइफ, जो भी एलिजिबल हो। हस्बैंड जॉब कर रहा है तो उसका स्पाउस वाइफ हो गई, और वाइफ जॉब कर रही तो उसका स्पाउस हस्बैंड हो गया। स्पाउस के कंडीशन पे डिपेंडेंसी एप्लीकेबल नहीं होती है। दे आर कॉल्ड सिंगल यूनिट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसके बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अप टू 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन, स्टेप चिल्ड्रन हु इज होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, ये फैमिली में आते हैं। डिपेंडेंट पेरेंट्स और स्टेप पेरेंट्स, ये भी फैमिली में आते हैं फॉर द अवेलिंग एलटीसी। डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर्स, ये भी फैमिली में आते हैं फॉर क्लेमिंग एलटीसी। अब अ मेंबर हु इज अर्निंग लेस देन 9,000 एंड डीए और डीआर विल बी होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर उनका ब्रदर जो है 9,000 से ऊपर की आय वो अर्न करता है, तो वो डिपेंडेंट नहीं कहलाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट में। सो यह एक बेंच मार्क है जिससे कम अगर व्यक्ति आय कर रहा है तो वो डिपेंडेंट की लिस्ट में आ सकता है। नॉट एलिजिबल कौन कौन होते हैं? मैरिड सन और डॉटर, चिल्ड्रन बियॉन्ड 2, और इंडिपेंडेंट अर्निंग फैमिली मेंबर्स। इंडिपेंडेंट अर्निंग फैमिली मेंबर्स मीन्स अर्निंग मोर देन रुपीज 9,000। ओके, और चिल्ड्रन बियॉन्ड 2 मीन्स, मान लीजिए फर्स्ट चाइल्ड आपका सिंगल है और सेकंड चाइल्ड बॉर्न है वो ट्विंस हो गया, तो दे विल बी एलिजिबल फॉर क्लेमिंग एलटीसी। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट चाइल्ड ही जो है ट्विंस है, तो सेकंड चाइल्ड एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन विद रिजाइडिंग फॉर द पर्पस ऑफ एलटीसी। रिजाइडिंग विद का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिजाइडिंग मीन्स मतलब आपके गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ उसको रह रहा है या नहीं रह रहा है। तो मैंडेटरी जो है कहाँ नहीं है रिजाइडिंग विद का कॉन्सेप्ट? स्पाउस के केस में, डिपेंडेंट अनमैरिड चिल्ड्रन और स्टेप चिल्ड्रन के केस में, और डिपेंडेंट पेरेंट्स और स्टेप पेरेंट्स के केस में मैंडेटरी नहीं है रिजाइडिंग विद का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब वो उनके साथ रह रहे नहीं रह रहे उनको एलटीसी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए होम टाउन बेंगलोर में जो है बच्चा पढ़ रहा है, और उसके फादर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कानपुर में है, तो वो बेंगलोर से कानपुर का एलटीसी क्लेम कर सकता है। बच्चा तो फादर साथ रह नहीं रहा है, वो तो यहाँ पढ़ रहा है। तो फॉर एग्जांपल स्पाउस, ये सब जो है इन केस में जो है मैंडेटरी नहीं है रिजाइडिंग विद का। रिजाइडिंग विद का कॉन्सेप्ट किनके केस में मैंडेटरी है? अनमैरिड माइनर ब्रदर के केस में, डाइवोर्स सिस्टर, सेपरेटेड अबेंडेंट फॉर देयर हस्बैंड फ्रॉम देयर हस्बैंड, विडो सिस्टर्स होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, widow daughter, married daughter, divorced, abandoned or separated from their husband who are wholly dependent of the government servant। तो ये केसेस में मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इन तीनों केस में मैंडेटरी नहीं है। अब देखते हैं इसी पर आधारित एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो एलटीसी बिकम्स ड्यू टू मिस्टर एक्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय फ्रॉम व्हेन, बताया था हम लोगों ने आगे कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ सर्विस एलटीसी ड्यू होती है। ठीक है, एन एम्प्लॉय ज्वाइन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन 1 जुलाई 2022 फ्रॉम विच डेट एलटीसी बिकम ड्यू। तो आफ्टर 1 ईयर ऑफ सर्विस ड्यू होती है, तो 1 जुलाई 2022 का एक साल बाद क्या होगा? 1 जुलाई 2023 में ड्यू होगा। तो आंसर क्या है? 1 जुलाई 2023। ठीक है, हु ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ फैमिली? फैमिली के टर्म्स में कौन कौन इंक्लूडेड नहीं है हम लोग ने पढ़ा था। तो मैरिड डॉटर हु हैव डाइवोर्स्ड और होली डिपेंडेंट, ठीक है, ये होते हैं। स्टेप मदर रिजाइडिंग विथ एंड होली डिपेंडेंट, ये भी होते हैं। लेकिन फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ये जो है डिपेंडेंट नहीं होते हैं, हम लोग ने ये नहीं पढ़ा था पीछे।
और अनमैरिड माइनर ब्रदर्स रिजाइडिंग विथ होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट हुज पेरेंट्स आर नॉट लाइव, ये भी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो फादर इन लॉ मदर इन लॉ नहीं होते हैं। व्हाट इज द इनकम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर डिपेंडेंसी? तो हम लोग ने पढ़ा था कि नॉट एक्सीडिंग 9,000 एंड अबव, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी, ध्यान रखिएगा ये। डिपेंडेंसी इज नॉट एप्लीकेबल टू, हम लोग ने पढ़ा था डिपेंडेंसी किस केस में एप्लीकेबल नहीं होती है, स्पाउस के केस में एप्लीकेबल नहीं होती है, तो दे आर कॉल्ड सिंगल यूनिट, ओके। फॉर द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ फैमिली कंडीशन रिजाइडिंग विथ वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ने देखा था, इज वेव्ड आउट, किसी केस में वेव्ड आउट होता है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन के केस में वेव्ड आउट होता है, इन लोग के केस में वेव्ड ऑफ नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Whether the step parents are included in the definition of family, step parents definition of the family में include होते हैं, तो yes, step parents who are wholly dependent are included in the terms of family। हम लोगों ने आगे पढ़ा था, ध्यान है कि नहीं, भूल गए? ये देखिए, डिपेंडेंट पेरेंट्स या स्टेप पेरेंट्स, ओके। Whether the condition of dependency is applicable to husband and wife, नो, नॉट एप्लीकेबल। डिपेंडेंसी जो है हस्बैंड एंड वाइफ के केस में एप्लीकेबल नहीं होती है। गवर्नमेंट सर्वेंट कैन क्लेम एलटीसी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव, तो डिपेंडेंट मदर के केस में वो एलटीसी क्लेम कर सकता है। सिस्टर डिपेंडेंट ऑन देयर फादर नहीं करेगा क्योंकि सिस्टर जो है फादर पर डिपेंडेंट है। मैरिड सन नहीं कर सकता क्योंकि अनमैरिड सन का होता है। फादर अर्निंग पेंशन ₹12,000 नहीं होगा क्योंकि 9,000 रुपये से ज़्यादा आय कमा रहे हैं, ओके। तो डिपेंडेंट मदर का वो एलटीसी ले सकता है। आर द चिल्ड्रन ऑफ ए विडो डॉटर और विडो सिस्टर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ द फैमिली? नो, नॉट कवर्ड, ओके। Children are not covered, but widow daughter or widow sister who are fully dependent on the government servant are eligible for LTC, but their children are not covered. Okay, तो ये ध्यान रखिएगा। What is the age limit for admissibility for LTC to the unmarried daughter? So there is a no age limit for admissibility LTC to the unmarried daughter, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई एज लिमिट नहीं है। Officer appointed on the contract basis are eligible for LTC? Yes, only after the completion of the 1 year of the continuous service। जो ऑफिसर अपॉइंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको भी एलिजिबल होते हैं एलटीसी के लिए, लेकिन कब? जब कंटिन्यूअस सर्विस उनकी 1 साल की हो चुकी होती हो विदाउट ब्रेक इन सर्विस, ओके। सो ये कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट बेसिस ऑफ द एलिजिबिलिटी। सो आपको अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरीके से आगे हम आपको कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो डालते रहेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सो थैंक यू।